आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास बोल के आखिरी पड़ाव में हम आपके साथ आए हैं ये मुद्दा लेकर के अब उपाय की दिशा में क्या क्या हो सकता है। और इस उपाय पर जाने के साथ साथ मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उस पर चर्चा भी चाहूंगा और प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। भारत से बहुत प्रतिभा का पलायन हुआ, उसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लेकिन अब ये प्रतिभाएं वापस आ रही है। उसको वापस चलो कहना थोड़ा सा गलत लगेगा, क्योंकि आगे जाने के बाद वापस आने का मतलब कई लड़ाई छोड़कर आने की बात होती है, ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा कि ये समाधान के साथ वापस आ रहे कि भारत में अब संभावनाएं काफी बनी है और उन संभावनाओं के साथ अगर हम अपनी प्रतिभा लगाए, अपनी सारी प्रतिभा विदेश में केवल पैसे कमाने के लिए लगाकर उस देश को बड़ा करने के बजाय अपनी प्रतिभा को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र में जाकर अगर लगाए तो खुशी ज्यादा मिलेगी। और प्रोफेशन के साथ ये मिशन की भावना लोगों में जग रही है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग वापस आ रहे हैं। उनके प्रति भी सरकार का उदासीन रवैया है। इसके हम दोनों पहलू देखते हैं, एक तो ये वापस क्यों आ रहे हैं, क्या भावना है। रमेश जी के पास चलते हैं। रमेश जी, ऐसे कई देशों में, बल्कि मुझे लगता है कि करीब दुनिया के हर देशों से अब भारतीय वापस आना लगा है। जब अमेरिका से आ रहा है तो अफ्रीका से और बाकी देशों से आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका छोड़ के जो वापस आना चाह रहा है, क्या भावना है ये पीछे वापस आने के पीछे? एक तो यहाँ की परिस्थिति अच्छी हो रही है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलिजेंस, अपने एक्सपीरियंस का उपयोग कर सकते हैं, आमदनी भी अच्छी मिलती है। साथ साथ एक दूसरी भावना है कि भी वो अपने फैमिली के साथ माता पिता की सेवा कर सकते हैं या समाज की सेवा कर सकते हैं, और साथ साथ अपने बच्चों को इस कल्चर से, मैं भी गया था बेंगलोर, एक आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने अपने फैमिली को यहाँ इसलिए लाया कि भाई उनको अपने कल्चर से जुड़ा रखना है। वो आईटी प्रोफेशनल है, उनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट है। ये सबकी भावना क्या है कि भाई ये कल्चरली हमारे पास इतना धन है, जिसको कल्चरल धन कहते हैं, कि उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, और उसको रखने के लिए भी वहां भी जो लोग हैं वो भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि हम अपने फैमिली के साथ बातचीत करके किसी का सवाल का जवाब निकाले। हो सकता है उसमें कोई परिणाम की कोई अवकाश ही नहीं कि अच्छा परिणाम नहीं आएगा, आएगा ही, लेकिन सरकार उसमें उदासीन है, और न तो उदासीन के साथ है और न तो उनको सोचते हैं कि उसमें से हम कुछ रास्ता निकाल सके। बिल्कुल शर्मा जी, जिस तरीके से ये ब्रेन गेन हो रहा है, इसके प्रति भारत सरकार का रवैया बहुत ही अप्रोचेबल होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि आने वाले लोग लेबर क्लास के नहीं है, ये एक्सपर्ट से अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, और ऐसे लोगों का अगर सही जगह पर सही समय पर उपयोग किया जाए तो भारत निर्माण में इनका बहुत निर्णायक रोल हो सकता है। निस्संदेह निर्णायक रोल हो सकता है। देखिए, हर अपेक्षा परंतु केवल सरकार से करना भी उचित नहीं है। व्यापार और ये रिसर्च का क्षेत्र है, इसमें निजी क्षेत्र में भी बहुत कुछ संभव है। मैं समझता हूं कि सरकार का काम है एक सही वातावरण बनाना, कि वो अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का अच्छा प्रयोग कर सके। मैंने तो एक सुझाव दिया था कि कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अपनी रिपोर्ट में जो हाई लेवल कमेटी के हमने प्रवासी भारतीयों पर रिपोर्ट बनाई थी, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ बनाने चाहिए प्रवासियों के लिए, जो वापस आकर, जो अगर यहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में उन्हें तैयार जगह मिले और वो अपना काम शुरू कर सकें। मैं समझता हूं कि इसकी अब भी आवश्यकता है, और ऐसे प्रदेश विशेषकर जैसे गुजरात, जहां से प्रवासी बहुत हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, ये 5 प्रदेशों में ऐसे क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा योगदान जो है, जो प्रवासी कर सकते हैं और जिसका अभी तक हमारी लाल फीताशाही के कारण पूरा योग नहीं हो, लाभ नहीं उठा सके, वह शिक्षा का क्षेत्र। आज सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के क्षेत्र में भारत में है कि फैकल्टी की कमी है, फैकल्टी नहीं है, और हमें बढ़ानी है, नई यूनिवर्सिटीज खोलनी है, नए कॉलेजेस खोलने हैं, और क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। और हमारे 6000 से अधिक प्रवासी केवल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। करीब 2-3 हजार और देशों की यूनिवर्सिटीज में 8-9 हजार प्रवासी हैं, और आज टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये संभव है।
कि उनको यहाँ हमेशा के लिए वापस आने की आवश्यकता भी नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग हो सकता है, ई लर्निंग हो सकता है, ई लर्निंग, और आज तो आप वर्चुअल क्लासरूम बना सकते हो, वहां से बैठे हुए पढ़ा सकते हैं और कॉन्टेक्ट प्रोग्राम आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को कैसे हम बना सकते संभव और सही वातावरण दे सके, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत का भविष्य इस पर निर्भर है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। भविष्य इस पर है। दूसरा क्षेत्र, हमने बड़ी कोशिश की थी, शुरू कार्रवाई कर दी थी, पर अभी तक जैसे अपने अपने प्रोफेशंस को आसानी से लौटने पर चला सके, जैसे कि मेडिसिन है, आर्किटेक्ट है, ये सब प्रोफेशंस में प्रवासी आकर अगर योगदान करना चाहे तो वो आसानी से कर सके। ये अभी तक जो है हमारी मेडिकल काउंसिल और डेंटल काउंसिल, ये सब जो हैं, इनका रवैया, केवल सरकार ने, इनका रवैया भी सहानुभूति वाला नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा है। रमेश जी, यहाँ पर एक सोशल नेटवर्किंग साइट से मैसेज आया है, जापान से भेज रही है कोई भगिनी है अनीता करके, वो कह रहे हैं कि रमेश जी को जरा ये पूछिए कि उनको भारतीय कॉन्सुलेट और दूसरे कॉन्सुलेट, दूसरे देशों के कॉन्सुलेट के बारे में कंपैरिजन में क्या कहना है। आप अमेरिका में जाके चाइनीज एम्बेसी है, जापानीज एम्बेसी है, मैक्सिकन एम्बेसी है, उसमें जाकर देखो तो अपने देशों के जो लोग आते हैं, वो एनआरआई भी हो और पीआईओ भी हो, तो उन सबको कितनी अच्छी तरह से वो ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी परिस्थिति है कि जैसे हम अछूत हैं, ऐसा एक वातावरण बन गया है। न तो वो प्रेम से हंसी के बात करते हैं, कुछ भी करो, मान लो कि वो कोई कायदेसर नहीं करना चाहते, पर इतनी हंसी से बात करो, भाई हम नहीं कर सकते। वहां तो हंसने की बात ही नहीं है। जहां जाते हैं तो हमारे कॉन्सुलेट तो बाहर आके लोगों को डांटते हैं। क्या ये भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तो कुछ संसर्ग नहीं हुआ है? वो भी नहीं हंसते? नहीं, वो भी उनका वो रूप होगा, लेकिन उसके साथ दूसरा एक भी चीज है कि वो डांट देते हैं, हम तुमको तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट में लिख देंगे। कर तो कुछ ही नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को ऐसे परेशान करते हैं। और ऐसी परेशानी क्यों? बिल्कुल, तो ये कंपैरिजन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मुद्दा और आया है, ये थोड़ा सा इसको कोई कम्युनल एंगल से ना ले, लेकिन जो नॉन हिंदू है उनके कुछ कारनामों के कारण ये सब लोगों के ऊपर असर पड़ा है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा वो हेडली का इश्यू कभी आया था, तो उनके बाप रे, हेडली तो भारतीय है ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी सिटीजन था, फिर अमेरिकन सिटीजन बना, लेकिन उससे कोई मतलब, उसका कोई कनेक्शन होना चाहिए कि भाई ऐसे क्यों होता है, कहां से होता है, आग कहां लगी है और पानी कहां लेके जाते हो, क्या फायदा। उसके लिए हमारे साथ बैठ के, और हम उसके साथ तैयार हैं। सिक्योरिटी बाबत में जैसे शर्मा जी ने बोला, उसमें कोई भी उसमें हम दखल करना नहीं चाहते हैं, हमको जरूरत भी नहीं है, हम तुमके साथ हैं, लेकिन हमारे साथ बैठ के हम कैसे उसका उपाय कर सके, क्या क्या सवाल हमारे हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी में क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब लोग तैयार हैं आपके साथ बैठने के लिए और उसका उपाय करने के लिए। इतना मैं जरूर वादा के साथ कर सकता हूं। बिल्कुल, हम आप लोगों ने हम तक जो अभी तक उपाय भेजे हैं, वो कुछ उसमें से चुनिंदा उपाय हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनआरआई को प्रोत्साहन दे। केंद्र सरकार को एनआरआईओ को विशेष प्रोत्साहन देना होगा ताकि वे अपने आप को देश से जुड़ा महसूस करें। प्रवासी भारतीयों की समस्या को समझे और हल करे। देश से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों को आने वाली समस्या और उस देश की सरकार का भारतीयों के प्रति रुख और बाहर पढ़ने वाले छात्रों की समस्या को केंद्र सरकार को समझना होगा और निराकरण करना होगा। तब जाकर प्रवासी भारतीय भारत से जुड़ा हुआ अनुभव कर सकेंगे। व्यापार के साथ प्यार बढ़ाएं। एनआरआईओ के साथ सरकार को अपनापन दिखाना चाहिए और उन्हें अपने देश की ओर आकर्षित करने के लिए व्यापार के साथ प्यार भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं दोनों अतिथि के पास जाऊंगा और कहूंगा कि वो
दोनों को मैं 3 मुद्दों की अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं हम शर्मा जी से। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे, भारतीय समाज को क्या कहना चाहेंगे और प्रवासी भारतीयों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे प्रोग्राम के बीच में कहा, भारत सरकार और प्रवासी दोनों को एक बात समझनी है कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। केवल प्रवासियों को भारत सरकार की या भारत सरकार को केवल प्रवासियों की आवश्यकता है, सारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। एक, यदि भारत की प्रतिष्ठा है बढ़ती है तो प्रवासियों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि भारत का सम्मान होता तो प्रवासियों का सम्मान होता है, और इसी प्रकार यदि प्रवासियों का सम्मान होता, प्रवासियों की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए, 90 के दशक से भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री बने, अपने अपने प्रोविंस के प्रीमियर बने। पहले नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा उतनी ऊंची नहीं थी। चीन का भी इसी प्रकार मैंने देखा। चीन के जो लोग विदेशों में रहते हैं उनकी कोई बड़ी इज्जत नहीं थी कनाडा में, जब मैं देखा। पर जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा तो जो चीनी मूल के लोग कनाडा में रहते थे उनका बहुत सम्मान बढ़ गया। वहां के लोग चीनी लोगों का बहुत सम्मान करने लगे। तो प्रवासियों को भी ये जानना होगा कि यदि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो इससे उनको भी बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। तो हम एक दूसरे पर आपस में पारस्परिक रूप से, हमारे दोनों के लिए ये लाभदायक है कि हम दोनों मिलकर काम करें और एक दूसरे को किस प्रकार हम और मजबूत बना सकते हैं उसका भी हम विचार करें। मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। रमेश जी, भारत सरकार से अपेक्षा, भारतीय समाज से अपेक्षा और एनआरआई से, यह संदेश आप कहिए। हमारा संदेश ये कि हम विनती कर करके थक गए। मैं यही चाहता हूं जो शर्मा जी कहते हैं कि भाई हम अब डिमांड करते हैं कि हम सब साथ में बैठ के इसका उपाय समझे कि कैसे हो सकता है, और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, किसी के साथ बैठ के जब नेगोशिएशन करता है तो हमारे साथ भी बात करो और हमको पूरा आपको सपोर्ट करेंगे और करने के लिए तैयार भी हैं। इस चीज एक भी अच्छी है कि हम दोनों एक दूसरे के क्या वो है, अपरिहार्य है। हाँ, हम कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, उसमें हमारा कोई विरोध तो है ही नहीं। बिल्कुल। भारतीय समाज से क्या अपेक्षा करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय समाज से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग भी इस कार्य में भारत के उत्थान में भी उपयोग हो सकते हैं, करते हैं और करेंगे भी। और साथ साथ हमारी जो नई पीढ़ी आई है उनमें ये विश्वास देना है कि वो लोग जहां भी होंगे, अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, यूके में होंगे, कहीं भी होंगे, उनको एक सम्मान रहेगा कि भी हमारे साथ कोई भी जरूरत होगी तो हमारा सम्मान रहेगा, हमको रिस्पेक्ट करेंगे, हमको डिग्निटी रखेंगे। और जब ये होगा तो भारत का भी सम्मान बढ़ेगा। दोनों ओर से लाभ ही लाभ है। बिल्कुल। आज हमने आपके सामने ये मुद्दा रखा, आप सब लोगों ने प्रतिक्रिया दी। देश के साथ साथ विदेश से भी काफी प्रतिक्रिया आई, बल्कि हम सारे कॉल और सारे एसएमएस या सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रियाओं को आप तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि समय की कमी थी और दोनों एक्सपर्ट इस विषय के माहिर हमारे साथ बैठे हुए थे। इसलिए हमने आज उनको ज्यादा बोलने का मौका दिया जिससे कि विषय के ऊपर हम आज ज्यादा न्याय कर सकें। मैं केवल इतना कहूंगा, क्योंकि समय की कमी है, इस पूरे समस्या को एक नजर से देखना चाहिए कि मेरा भाई कोई बाहर रहता है और वो वापस घर जब आना चाहता है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में बैठा हुआ अधिकारी भारतीय है, वहां पर अमेरिका में भारतीय एम्बेसी में बैठा हुआ अधिकारी भी भारतीय है, वो यहाँ का हिस्सा है। तो दूर बैठे भाई के प्रति यहाँ बैठे भाई का जो प्यार या जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच वहां से लेके भारत में लोगों तक सबका होना चाहिए। अगर ये होता है तो उदासीनता नहीं रहेगी, नकारता नहीं रहेगी या कोई विवाद ही नहीं रहेगा और सब मिलकर हम काम करेंगे और भारत को परम वैभव तक लेके जाने में कामयाब रहेंगे। हम आशा करते हैं कि ये दृष्टिकोण एनआरआई रखे, भारतीय समाज रखे, भारतीय सरकार के प्रतिनिधि रखे और मंत्री भी रखे। मैं आभार व्यक्त करता हूं रमेश जी, आप आए, आपका भी, साथ में शर्मा जी आपने समय निकाला, आपका भी, और आप सारे दर्शकों का भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।